हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। एक मैंने नोट्स का क्वेश्चन कराया था और दूसरा मैंने आपके यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आज हम और दो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए बुक का पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 12। The following are summarized balance sheet of Aditya Limited as on 31st December 94 and 31st December 95. Prepare a statement of sources and application of fund and supporting schedule of working capital. तो assets दी है और liabilities दी है। ठीक, और नीचे चार एडजस्टमेंट्स दी हुई है। नीचे चार एडजस्टमेंट्स दी हुई है। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग changes in working capital. Statement showing changes in working capital. Particular (94, 95) working capital increase, decrease. Then fund flow statement sources, amount, application, amount. Sources, amount, application, amount. Then profit and loss account, profit and loss, adjustment account, अकाउंट है तो दो साइड रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद नीचे जो एडजस्टमेंट है और वही पॉइंट यदि ऊपर बैलेंस शीट में है तो उसका भी अकाउंट बनेगा। जैसे टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऊपर कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड उसका अकाउंट नहीं। मशीनरी का अकाउंट बनेगा तो वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कर लीजिए रूलिंग सब लोग, कर लीजिए रूलिंग। ठीक है, देखिए हो गया रोलिंग सबका। देखो सबसे पहले असेट साइड, असेट साइड में दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले भी 50,000 का था,
बिल्डिंग अभी भी 50,000 की ही दिख रही है, मतलब बिल्डिंग में कोई चेंज आया हुआ नहीं है। इसीलिए यहां फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक, उसके बाद मशीनरी से रिलेटेड नीचे दो एडजस्टमेंट है। मशीनरी से रिलेटेड नीचे दो एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट में मशीनरी का अकाउंट बनाया। मशीनरी ये असेट है, तो असेट का होगा डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 34,000। देन स्टॉक ये करंट असेट है, तो ये जाएगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, तो लिखिए यहां करंट असेट्स, उसके नीचे स्टॉक 94 में स्टॉक था 9,000, अभी दिख रहा है 7,000, मतलब 2,000 रुपए से स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक कम हो गया मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो 2,000 डिक्रीज में आएगा। स्टॉक के बाद डेटर्स पहले था 16,500, अभी दिख रहा है 19,500, तो 3,000 रुपए से डेटर्स का बैलेंस बढ़ गया। मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स यदि बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 3,000 इंक्रीज में आएगा। डेटर्स के बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक ये भी करंट असेट है। पहले था 4,000, अभी दिख रहा है 9,000। पहले था 4,000, अभी दिख रहा है 9,000, मतलब 5,000 रुपए से बैंक का बैलेंस बढ़ा, मतलब करंट असेट्स बढ़ी। करंट असेट्स यदि बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो 5,000 इंक्रीज में आएगा। ठीक, ये आपके असेट साइड का पोस्टिंग हो गया। तो करंट असेट्स की टोटल ले लेते हैं 29,500। या टोटल करंट असेट्स ए। उसके बाद करंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखो। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल ये लॉन्ग टर्म है। शेयर कैपिटल पहले था 80,000, अभी दिख रहा है 85,000। इसका मतलब 5,000 रुपए से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। इसका मतलब 5,000 रुपए के शेयर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर इश्यू किए। शेयर्स इश्यू किए मतलब पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट दिया और उनसे पैसा लिया, तो हमारे पास पैसा आएगा मतलब फंड जनरेट होगा। तो सोर्सेस में लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स,
इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स 5000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पी एंड एल का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 14,500, ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 24,500, 24,500। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स ये करंट लाइबिलिटी है। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले था 9,000, अभी दिख रहा है 5,000, मतलब 4,000 रुपए से क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया। क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया मतलब करंट लाइबिलिटीज कम हो गई। करंट लाइबिलिटी यदि कम हो जाएगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4,000 इंक्रीज में आएगा, 4,000 इंक्रीज में आएगा। उसके बाद सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में पहले पैसा नहीं था, सिंकिंग फंड में पहले पैसा नहीं था, अभी दिख रहा है 5,000, मतलब सिंकिंग फंड का बैलेंस पिछले साल कुछ भी नहीं था, अभी 5,000 दिख रहा है। इसका मतलब ये 5,000 का सिंकिंग फंड हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया। ये 5,000 रुपए का सिंकिंग फंड हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया। फंड क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से, तो एंट्री पास होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, तो पी एंड एल के डेबिट में लिखता हूं टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड कितना 5,000, टू सिंकिंग फंड कितना 5,000। ठीक, ये आपके बैलेंस शीट का पूरा पोस्टिंग हो गया। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखो, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 95 वेर रुपीज 1,000। ड्यूरिंग द ईयर 1,000 रुपए का टैक्स पे किया। लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में टैक्स पे करने के लिए प्रोविजन की थी, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट था। तो उस समय हमने टैक्स का पेमेंट उस प्रोविजन में से किया। यदि हमने टैक्स पे करने के लिए यदि कोई प्रोविजन की होगी तो वो प्रोविजन का मतलब उस टैक्स का पेमेंट प्रोविजन में से किया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स पे करने के लिए कोई भी प्रोविजन की हुई नहीं है। इस क्वेश्चन में टैक्स का पेमेंट करने के लिए कोई भी प्रोविजन की हुई नहीं है। तो ऐसे समय टैक्स आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करना पड़ेगा। ऐसे समय टैक्स हमें करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करना पड़ेगा, बराबर। तो टैक्स पे करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा, तो टैक्स को डेबिट और पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट। अब टैक्स पे किया वो खर्चा है तो पी एंड एल के डेबिट में टू टैक्स पेड, टू टैक्स पेड कितना पे किया 1,000। टैक्स पे किया तो हमारे पास से पैसा जाएगा, मतलब फंड का आउटफ्लो होगा, मतलब फंड का अप्लीकेशन होगा। तो अप्लीकेशन में लिखेंगे टैक्स पेड 1,000, टैक्स पेड 1,000। ठीक, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ ₹2,000 वाज पेड। ड्यूरिंग द ईयर 2,000 का डिविडेंड पे किया। डिविडेंड पे किया मतलब फिर से वो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में टू डिविडेंड पेड, टू डिविडेंड पेड।
2000। डिविडेंड पे किया तो पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन में आएगा। डिविडेंड पेड 2000, डिविडेंड पेड 2000। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज ₹3000। मशीनरी पर 3000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी पर 3000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी कि मशीनरी की वैल्यू कम होगी? मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो मशीनरी के क्रेडिट में आएगा। तो मशीनरी के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 3000। बाय डेप्रिसिएशन 3000। अब डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, depreciation on machinery 3000. Last adjustment. A machine with a book value of ₹5000 was sold during the year for ₹6000. मतलब जिस मशीनरी की बुक वैल्यू 5000 रुपया है उसको हमने सेल किया कितने में? 6000। जिस मशीनरी की बुक वैल्यू 5000 रुपया है उसको हमने सेल किया 6000 में। इसका मतलब यहां हमें 1000 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यहां हमें 1000 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये समझा? जिस मशीनरी की बुक वैल्यू मतलब हमारे बैलेंस शीट में लिखी गई हुई वैल्यू कितनी थी? 5000 थी। उसको हमने 6000 रुपए में क्या किया? बेच दिया। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज बताता हूं। सबसे पहले तो हमने क्या किया? मशीनरी बेचा। मशीनरी को क्या किया? बेच दिया। अब मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा और मशीनरी जाएगी। पैसा आएगा और मशीनरी जाएगी। पैसा आएगा तो मैं कैश को डेबिट मारूंगा और मेरे पास से मशीनरी जाएगी तो मशीनरी को क्रेडिट करूंगा। फिर से बताता हूं, हमने मशीनरी क्या किया? बेच दिया। मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा और मशीनरी जाएगी। पैसा आएगा तो कैश को डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से मशीनरी जाएगी तो मशीनरी को होगा क्रेडिट। मशीनरी को होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बराबर? तो मशीनरी अकाउंट हमने बनाया है तो उसके क्रेडिट में लिखता हूं बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट 6000। बाय कैश अकाउंट 6000। अब मशीनरी बेची, पैसा आया। मशीनरी बेची, पैसा आया मतलब फंड का सोर्स हुआ, है ना? तो मतलब कौन से सोर्स से पैसा आया? मशीनरी बेचकर आया, इसलिए सोर्सेस में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कितना? 6000। उसके बाद अभी मशीनरी बेचकर 1000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मशीनरी बेचकर 1000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यदि प्रॉफिट होता है तो P&L को क्रेडिट करते हैं और लॉस होता है तो P&L को डेबिट करते हैं। बराबर? क्योंकि अकाउंटिंग का नियम कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट को क्रेडिट होगा तो मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट है डेबिट, तो मशीनरी के डेबिट में प्रॉफिट ऑन सेल 1000, प्रॉफिट ऑन सेल 1000, और प्रॉफिट हुआ है मतलब इनकम है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000। ठीक है, देखिए अब हमने कितने की मशीनरी बेची, कितने की मशीनरी बेची, 5000 की मशीनरी बेची। कितने की मशीनरी बेची, 5000 की। कितने में बेची, तो 6000 में बेची। फिर से एक बार पूछता हूं, कितने की मशीनरी बेची, 5000 की। कितने में बेची, तो 6000 में बेची। बराबर। तो इस 24,000 में से, इस 24,000 में से 5000 की ही मशीनरी बेची है। अब 5000 की मशीनरी बेची तो इस अकाउंट में से 5000 कम होने चाहिए। इस अकाउंट में से मतलब 24,000 में से 5000 कम होने चाहिए। अब 24,000 से 5000 कम करने हैं तो यहां मिटाकर तो 19,000 नहीं लिख सकते ना, लेकिन अकाउंट के क्रेडिट में 5000 लिख सकते हो। अकाउंट के क्रेडिट में 5000 लिख सकते हो। तो मैंने अकाउंट के क्रेडिट में 5000 लिखा है। ये 6000 क्रेडिट में है और 1000 रुपया डेबिट में है। 6000 रुपया क्रेडिट में है मतलब और 1000 रुपया डेबिट में है। इसका मतलब नेट क्रेडिट 5000 का हुआ। नेट क्रेडिट कितने का हुआ, 5000 का हुआ। समझाए सबको ये? ठीक। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब वर्किंग में जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको क्लोज करेंगे। सबसे पहले मशीनरी, वर्किंग में एक ही अकाउंट बना है यहां, मशीनरी। डेबिट में बैलेंस आ रहा है। ठीक, देखिए साल की शुरुआत में मेरे पास 24,000 की मशीनरी थी। उस 24,000 की मशीनरी पर मशीनरी में से मैंने 5000 की मशीनरी बेच दी। 5000 की मशीनरी बेच दी तो वो बचना चाहिए 19,000। कितना बचना चाहिए, 19,000, 19,000। बराबर। 24,000 की मशीनरी मेरे पास थी, उसमें से मैंने 5000 की मशीनरी बेच दी तो मेरे पास 19,000 बचना चाहिए। फिर जो मशीनरी बची उस पर मैंने 3,000 का डिप्रिसिएशन लगाया तो 3,000 रुपए से और कम हो जाएगा। तो मेरे पास बैलेंस बचना चाहिए सिर्फ 16,000। बैलेंस बचना चाहिए साल के आखिरी में मशीनरी का कितना, 16,000। लेकिन साल के आखिरी में मेरे पास बैलेंस दिख रहा है 34,000। मतलब जितना दिखना चाहिए था, जितना दिखना चाहिए था उससे 18,000 से बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। उससे 18,000 से बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने 18,000 की मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर क्या की, परचेस की। 18,000 की मशीनरी हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या की, परचेस की। अब मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी आएगी और पैसा जाएगा। मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगी और पैसा जाएगा। बराबर। मशीनरी आएगी तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां लिखता हूं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट परचेस। मशीनरी परचेस की तो हमारे पास से पैसा गया, मतलब फंड का एप्लीकेशन हुआ तो एप्लीकेशन में लिखेंगे मशीनरी परचेस।
मशीनरी परचेस 18,000, 18,000। ठीक है, समझा सबको ये? अब वर्किंग में एक ही अकाउंट था, अब स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को क्लोज करते हैं। 9,000, 5,000, यह भी टोटल करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल आएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ए माइनस बी। 29,500 माइनस 9,000 तो 20,500 आएगा। यहां आएगा 30,500। तो वर्किंग कैपिटल पहले था 20,500, अभी दिख रहा है 30,500। इसका मतलब 10,000 रुपए से वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। 10,000 रुपए से वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसे मैं कहूंगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000। यहां अप्लीकेशन मतलब सॉरी, यहां डिक्रीज में लिखेंगे 10,000। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो, वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। पिछले साल लग रहा था 20,500, अभी लग रहा है 30,500, मतलब 10,000 से इस साल पैसा और ज्यादा लगेगा। 10,000 रुपया इस साल और ज्यादा लगेगा, मतलब 10,000 के फंड का अप्लीकेशन होगा। तो अप्लीकेशन में लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना, 10,000। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर। यहां से फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा 35,500। $20,000 इस 20,000 को कहेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेस में लिखेंगे। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेस में लिखेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 20,000, इसको सोर्स में लिखा। अब क्लोज करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये टैली होना चाहिए। 31,000। समझा है सबको? ये सबको समझ में आया है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. The following are the summaries of the balance sheet of Siley Company Limited as on 31st March 1998 and 31st March 1999. Liabilities दी है, asset दी है और नीचे additional information दी है. During the year ended 31st March, interim dividend paid. उसके बाद depreciation charge on plant and machinery 1,27,500 and that on building 42,500. Income tax paid during the year amounted to rupees 3,20,000. Debentures were issued for the purchase of goodwill at par. You are required to prepare a statement showing changes in working capital and fund flow statement. ठीक, तो लिखिए statement showing changes in working capital. करिए सब लोग बोलिए. बेसिक तो 3 चीजें बना ही लीजिए. स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट, sources, amount, application, amount, profit and a loss adjustment account. Profit and a loss account. वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, provision for tax,
उसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, और गुडविल। यहां जगह नहीं है इसलिए मैं वर्किंग नोट का कुछ पार्ट यहां बना रहा हूं। वहां जगह नहीं है इसीलिए गुडविल अकाउंट यहां बना रहा हूं। कर लीजिए सब लोग, रोलिंग रोलिंग कीजिए। हो गया रोलिंग? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले असेट साइड। सबसे पहले दिया है असेट में गुडविल। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2 लाख। गुडविल पर एडजस्टमेंट थी इसीलिए वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया। गुडविल पर एडजस्टमेंट थी इसीलिए वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया। तो गुडविल ये असेट है तो असेट का होगा डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर नीचे एडजस्टमेंट थी इसलिए वर्किंग में अकाउंट ओपन किया। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 11,29,500। ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेबिट में तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,62,000। 11,62,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड भी नीचे एडजस्टमेंट थी इसलिए वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया। बिल्डिंग ये भी असेट है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,85,000। ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेबिट में तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,42,500। 14,42,500। स्टॉक, स्टॉक ये करंट असेट है तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करंट असेट, करंट असेट्स। उसके नीचे स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस स्टॉक का बैलेंस पहले था 11,10,400। अभी स्टॉक का बैलेंस दिख रहा है 9,73,700। स्टॉक का बैलेंस पहले था 11,10,400,
इसमें से माइनस करेंगे 9,73,700, तो 1,36,700, तो 1,36,700 से स्टॉक का बैलेंस कम हो रहा है। स्टॉक का बैलेंस कम हुआ, इसका मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज में लिखेंगे 1,36,700। ठीक, उसके बाद सन्ड्री एडवांसेस को भी करंट असेट्स में लेंगे, तो सन्ड्री एडवांसेस 23,150 और 7,350, तो 23,150, 7,350, तो 15,800। 15,800 से सन्ड्री एडवांसेस का भी बैलेंस कम हो गया, मतलब करंट असेट्स कम हो गई। करंट असेट्स कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज में आएगा 15,800। 15,800। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स भी करंट असेट है। सन्ड्री डेटर्स ये भी करंट असेट है। 8,51,750 और 7,26,250। 8,51,750, 125,500 से फिर से सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस कम। सन्ड्री डेटर्स कम मतलब करंट असेट्स कम। करंट असेट्स यदि कम हो जाएगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो 125,500। 125,500। ठीक, उसके बाद कैश एट बैंक ये भी करंट असेट है। तो कैश एट बैंक पहले था 25,000, अभी दिख रहा है 27,000, मतलब 2,000 रुपए से कैश एट बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब करंट असेट्स बढ़ गई। करंट असेट्स बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 2,000 इंक्रीज में आएगा। 2,000 इंक्रीज में आएगा। तो अब करंट असेट्स की टोटल लीजिए, सारे असेट्स का पोस्टिंग हो गया है, इस वजह से करंट असेट्स की टोटल ले लीजिए। $20,10,300, 20,10,000, $20,10,300, 20,10,300, then $17,34,300, ये आगे टोटल करंट असेट्स। अब हेडिंग डाल दीजिए करंट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए। देखो सबसे पहले क्या दिया है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले था 16 लाख का, अभी दिख रहा है 20 लाख का। शेयर कैपिटल पहले था 16 लाख का, अभी दिख रहा है
20 लाख का। इसका मतलब 4 लाख रुपए के शेयर्स, 4 लाख रुपए के शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर क्या किए, इशू किए। 4 लाख रुपए के शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर क्या किए, इशू किए। शेयर इशू किए मतलब पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट दिया और उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा लिया तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मतलब फंड का सोर्स है तो सोर्सेस में लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना 4 लाख, 4 लाख के शेयर्स इश्यू किए, शेयर्स इश्यू करके पैसा आया इसीलिए सोर्स में लिखा। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पहले 4 लाख का था अभी 6 लाख हुआ, डिबेंचर से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट थी इसलिए वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया। अब डिबेंचर्स ये लाइबिलिटी है, डिबेंचर्स ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर का 4 लाख, ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। देन रिजर्व, रिजर्व पहले था 5 लाख अभी दिख रहा है 5,20,000। रिजर्व पहले था 5 लाख अभी दिख रहा है 5,20,000। इसका मतलब यह है कि 20,000 रुपए से रिजर्व क्या हो गया, बढ़ गया। 20,000 रुपए से रिजर्व क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब हमने 20,000 का रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया। 20,000 रुपए का रिजर्व हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, क्रिएट किया। रिजर्व क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से, रिजर्व क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से, इसलिए P&L के डेबिट में टू रिजर्व, टू ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, हमने P&L अकाउंट बनाया है तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि बैलेंस लाइबिलिटी में दिया है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 396,900, ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले था 3,95,000 अभी दिख रहा है 4,11,350, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस 16,350 से बढ़ गया है शायद, 16,350 से क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ गया, मतलब करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई। करंट लाइबिलिटीज यदि बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा तो डिक्रीज में आएगा 16,350। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल पहले था 3,37,800 अभी दिख रहा है 1,15,250, तो बिल्स पेबल पहले था 337,800 अभी दिख रहा है 1,15,250, मतलब बिल्स पेबल का बैलेंस 2,22,550 से क्या हुआ, कम हुआ। 2,22,550 से बिल्स पेबल का बैलेंस कम हुआ, मतलब करंट लाइबिलिटीज कम हो गई। करंट लाइबिलिटीज यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 2,22,550 ये इंक्रीज में आएगा।
उसके बाद बिल्स पेबल, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट लायबिलिटी है, तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 5,95,100, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब 5,95,100 से बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो गया, मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो गई। करंट लायबिलिटीज यदि कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज में लिखेंगे 595,100। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, इसलिए वर्किंग में अकाउंट बनाया। वर्किंग में क्या किया, अकाउंट बनाया। प्रोविजन फॉर टैक्स ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में, तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में। तो बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। ठीक, अभी आपके बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 1999 and interim dividend of ₹2,50,000 was paid, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 रुपए का क्या किया, डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड ये हमारे लिए एक्सपेंस है। डिविडेंड क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में, टू डिविडेंड पेड, टू डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया, 2,50,000 का। अब डिविडेंड पे किया तो हमारे पास से पैसा जाएगा, मतलब फंड का अप्लीकेशन होगा, फंड का अप्लीकेशन होगा, इसलिए दूसरा इफेक्ट फंड फ्लो में अप्लीकेशन में लिखेंगे डिविडेंड पेड 2,50,000, 2,50,000। Then depreciation charge on plant and machinery 127,500 and that on building 42,500। तो डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू भी कम होगी और बिल्डिंग की वैल्यू भी कम होगी। अब डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो असेट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है, 127,500 by depreciation 127,500। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 42,500। अब डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, तो दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी 127,500 और बिल्डिंग 42,500। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,20,000। ड्यूरिंग द ईयर 3,20,000 रुपए का क्या किया, टैक्स पे किया। अब हमने टैक्स पे करने के लिए, प्रोविजन करके रखी है। टैक्स पे करने के लिए हमने प्रोविजन करके रखी है। तो जब अब हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, जब हम अब टैक्स का पेमेंट करेंगे तो इस प्रोविजन में से टैक्स पे करेंगे, इस प्रोविजन में से क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो प्रोविजन में से पे करेंगे तो प्रोविजन का यूटिलाइजेशन होगा, प्रोविजन का यूटिलाइजेशन होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट होगा और कैश को क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट में टू कैश अकाउंट
ब्रैकेट में लिखता हूं टैक्स पेड। कितने का टैक्स पे किया है? 3,20,000 टैक्स पे किया तो पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन में आएगा टैक्स पेड 3,20,000 3,20,000। ठीक, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, डिबेंचर्स वेर इशूड फॉर द परचेस ऑफ गुडविल एट पार। डिबेंचर्स वेर इशूड फॉर द परचेस ऑफ गुडविल एट पार, मतलब हमने डिबेंचर्स इशू किए। यहां दिख रहा है डिबेंचर्स पहले 4 लाख थे, अभी 6 लाख हुए। इसका मतलब 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। अब डिबेंचर्स इशू किए लेकिन वो गुडविल खरीदने के लिए इशू किए। देखो गुडविल पहले कुछ नहीं था, अभी गुडविल 2 लाख का दिख रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? गुडविल परचेस किया। ड्यूरिंग द ईयर गुडविल परचेस किया। अब जिससे गुडविल परचेस किया उसको कहा कि हम क्या करते हैं, आपको कैश ना देते हुए डिबेंचर्स इशू करते हैं। कैश ना देते हुए हम आपको क्या करते हैं? डिबेंचर्स इशू करते हैं, बराबर। तो गुडविल को होगा डेबिट, गुडविल को होगा डेबिट। क्या उसको कैश दी क्या? नहीं, उसको डिबेंचर्स इशू किए तो डिबेंचर्स को होगा क्रेडिट, डिबेंचर्स को होगा क्रेडिट। तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। डिबेंचर तो इशू हुए लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं आई, उसके अगेंस्ट कोई असेट आई, बराबर। तो गुडविल के अगेंस्ट डिबेंचर इशू किए तो गुडविल को डेबिट करेंगे और डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री होंगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो गुडविल के डेबिट में टू डिबेंचर्स 2 लाख और डिबेंचर्स के क्रेडिट में बाय गुडविल 2 लाख, बाय गुडविल 2 लाख। ठीक है, समझा है सबको ये? अब मैं इस क्वेश्चन के वर्किंग के अकाउंट में क्लोज करके देता हूं और ये 3 चीजें अब आपको क्लोज करनी है क्योंकि पिछले 5-6 क्वेश्चन में मैंने आपको क्लोजिंग पढ़ाया है। ठीक है, अब सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्लोज करो। कितना आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी में बैलेंस? 11,29,500 माइनस 127,500 माइनस 11,62,000 तो 1,60,000। देखिए साल की शुरुआत में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी थी 11,29,500 की, उस पर डिप्रिसिएशन लगाया 127,500। अब 11,29,500 की मशीनरी पर यदि मैं 1,27,500 का डिप्रिसिएशन लगाता हूं तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी बचनी चाहिए थी 10,02,000 की, 10,02,000 की। लेकिन साल के आखिरी में दिख रही है 11,62,000, 11,62,000। इसका मतलब 1,60,000 से मशीनरी का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। 1,60,000 से मशीनरी का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 1,60,000 की मशीनरी क्या की गई है? खरीदी गई है। मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगी और पैसा जाएगा, मशीनरी आएगी और पैसा जाएगा। तो मशीनरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। परचेस ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी परचेस की तो पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी परचेस
कितना? 1,60,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट टैली हो रहा है 14,85,000। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, बिल्डिंग अकाउंट टैली हुआ, बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं आया, परचेज भी नहीं आया, सेल्स भी नहीं आया, इसलिए उसको फंड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब प्रोविजन फॉर टैक्स। साल के शुरुआत में मेरे पास टैक्स पे करने के लिए प्रोविजन थी 4 लाख की। फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 3,20,000 का टैक्स पे किया, 3,20,000 का टैक्स पे किया। तो 4 लाख के प्रोविजन में से 3,20,000 का टैक्स पे किया, तो अब प्रोविजन बचनी चाहिए 80,000। प्रोविजन बचनी चाहिए 80,000, लेकिन साल के आखिर में प्रोविजन दिख रही है 5 लाख। कितनी दिख रही है? 5 लाख। मतलब 4,20,000 से प्रोविजन ज्यादा दिख रही है। 4,20,000 से प्रोविजन क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब 4,20,000 की हमने प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट की है। तो करो टोटल 8,20,000। प्रोविजन की जाएगी पी एंड एल में से, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,20,000, 4,20,000। उसके बाद डिबेंचर, पहले 4 लाख के थे, फिर 2 लाख के इशू किए, 6 के हो गए, क्लोजिंग बैलेंस भी 6 का ही दिख रहा है, तो ये टैली है। उसके बाद गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट भी टैली दिख रहा है। आपके वर्किंग के अकाउंट मैंने क्लोज करके बता दी। ठीक है, अब आप इसको क्लोज करके इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा। इंक्रीज आया तो एप्लीकेशन में, डिक्रीज आया तो सोर्स में। यहां से फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, उसको सोर्सेस में लिखेंगे। ठीक है, समझा है सबको? ये आपका फंड फ्लो का भी रिवीजन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। हमने आपको सारे टॉपिक वीडियो लेक्चर्स द्वारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिवाइज कर दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।